प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं में हिंदी कालांश में आज हम आपकी जो पूरक पाठ्य पुस्तिका है भारत की खोज वह पढ़ेंगे। भारत की खोज का हम चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है युगों का दौर। इसमें हमने कई शासकों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। इसका छोटा सा भाग हम पिछले कालांश में पढ़ चुके हैं। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इस भाग में। संस्कृत की प्राचीन कथाओं से और यूनानी और अरबी दोनों में प्राप्त वृत्तांतों से पता लगता है कि भारत और सुदूर पूर्व के देशों के बीच कम से कम ईसा की पहली शताब्दी में नियमित समुद्री व्यापार होता था। यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में जहाज़ बनाने का उद्योग बहुत विकसित और उन्नति पर था। उस समय में बनाए गए जहाज़ों का कुछ ब्यौरेवार वर्णन मिलता है। बहुत से भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। तो हमने पिछले भाग में देखा था कि जो उपनिवेश है वह काफ़ी अन्य देशों से भारत का होता रहा और जो पुराने ब्यौरे या वृत्तांत हमें मिलते हैं, जैसे यहाँ पे बताया कि संस्कृत की प्राचीन कथाओं, पुरानी कथाओं से, यूनानी और अरबी कथाओं से यह पता चलता है कि भारत का अन्य देशों से, खासकर सुदूर पूर्व के देशों के बीच में ईसा की पहली शताब्दी से ही लगातार समुद्री व्यापार होता था। समुद्र के मार्ग से व्यापार होता रहता था। यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में जहाज़ बनाने का उद्योग बहुत विकसित और उन्नति पर था। तो समुद्री व्यापार होता था, किनके द्वारा होगा? जहाज़ों के द्वारा होगा। तो जो जहाज़ बनाने का उद्योग था वह भी भारत में, प्राचीन भारत में काफ़ी विकसित और उन्नति पर था, काफ़ी प्रगति पर था। उस समय में जो जहाज़ बनाए गए उनका पूरा ब्यौरा, उनका पूरा जो वर्णन है विस्तार से मिलता है। और तो और बहुत से भारतीय जो बंदरगाह होते थे, बंदरगाह यहाँ जहाँ पर जहाज़ रखे जाते हैं, रोके जाते हैं, जहाँ से जहाज़ों का आना जाना होता है, उनका भी उल्लेख, उनका भी वर्णन पुराने साहित्य में, पुरानी कथाओं में मिलता है। दूसरी और तीसरी शताब्दी के दक्षिण भारतीय सिक्कों पर दोहरे पाल वाले जहाज़ों का चिन्ह अंकित है। अजंता के भित्ति चित्रों में लंका विजय और हाथियों को ले जाते हुए जहाज़ों के चित्र हैं। महाद्वीप के देशों बर्मा, सियाम और हिंद चीन पर चीन का प्रभाव अधिक था। टापू और मलय प्रायद्वीप पर भारत की छाप अधिक थी। आमतौर पर शासन पद्धति और सामान्य जीवन दर्शन चीन ने दिया और धर्म और कला भारत ने। यहाँ पे देखिए इस चित्र में जो अजंता की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाओं में जो भित्ति चित्र हैं, जो दीवारों पर चित्र बने हुए हैं, उनमें ज़्यादातर चित्रों में जो जहाज़ का हम वर्णन कर रहे हैं उस प्रकार के जहाज़ देखने को मिलते हैं। और जो लंका विजय के चित्र हैं, फिर हाथियों को ले जाते हुए जहाज़ों के चित्र, वे भी इन गुफाओं में हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर एक जो सिक्का दिखाया गया है उसमें भी जो दिखाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से जहाज़ के चित्र इस सिक्के पर अंकित हैं। और महाद्वीप के जो देश थे जैसे बर्मा, सियाम और हिंद चीन पर ज़्यादा से ज़्यादा चीन का प्रभाव रहा। टापुओं पर जो द्वीप होते हैं वहाँ पर मलय प्रायद्वीप जो था वहाँ पर भारत की संस्कृति, सभ्यता की छाप ज़्यादा रही। आमतौर पर जो शासन पद्धति थी और सामान्य जीवन दर्शन वो चीन से आया था, वहाँ चीन ने दिया। और धर्म और कला ज़्यादातर इन देशों पर, बर्मा, सियाम, हिंद चीन, इन पर ज़्यादा प्रभाव भारत का पड़ा। इन भारतीय उपनिवेशों का इतिहास तकरीबन 1300 साल या इससे भी कुछ अधिक का है। ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी से आरंभ होकर 15वीं शताब्दी के अंत तक तो भारतीय जो व्यापार रहा उसका इतिहास मतलब कितने सालों से, तकरीबन 1300 साल से भी ज़्यादा रहा। ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के
अंत तक भारत का दूसरे देशों, सुदूर देशों से व्यापार, उपनिवेश लगातार बना रहा। अब बढ़ते हैं विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। इसके अंतर्गत नेहरू जी क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। भारतीय सभ्यता ने विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अपनी जड़ें जमाई। इस बात का प्रमाण आज वहाँ सब जगह मिलता है। चंपा, अंगकोर, श्री विजय, भज्जापहित और दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र थे। वहाँ जिन राज्यों का उदय हुआ उनके शासकों के नाम विशुद्ध भारतीय और संस्कृत नाम हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे विशुद्ध भारतीय थे, पर इसका अर्थ यह अवश्य है कि उनका भारतीयकरण किया गया था। राजकीय समारोह भारतीय ढंग से संस्कृत में संपन्न किए जाते थे। राज्य के सभी कर्मचारियों के पास संस्कृत की प्राचीन पदवियां थीं और इनमें से कुछ पदवियां और पदनाम न केवल थाईलैंड में बल्कि मलाया की मुस्लिम रियासतों में भी अभी तक चले आ रहे हैं। तो भारत की जो कला थी, भारतीय कला जो थी उसका विदेशों पर किस प्रकार प्रभाव रहा, किस प्रकार का असर रहा, वह हम आज इसमें अंतर्गत देख रहे हैं इस भाग में। तो भारतीय सभ्यता ने विशेष रूप से किन किन देशों पर अपनी कला का प्रभाव छोड़ा? दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में। और इस बात के प्रमाण भी हैं कि जो चंपा है, अंगकोर है, श्री विजय, भज्जापहित, ऐसे कई स्थान जो हैं वहाँ पर संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र हैं, आज भी हैं, केंद्र थे, वहाँ जिन राज्यों का उदय हुआ उनके शासकों के नाम विशुद्ध भारतीय और संस्कृत नाम हैं। अर्थात वहाँ जो शासक हुए, जिन जिन राज्यों का उदय हुआ, जिन जिन राज्यों की स्थापना हुई, उनके नाम विशुद्ध भारतीय या फिर संस्कृत नाम ही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे विशुद्ध भारतीय थे, पर इससे यह अवश्य कहा जा सकता है कि उनका भारतीयकरण किया गया था, अर्थात उन पर भारतीय संस्कृति, भारतीय कला का प्रभाव था। राजकीय समारोह भारतीय ढंग से संस्कृत में संपन्न किए जाते थे। जो राज्य से संबंधित समारोह होते थे वह भारतीय ढंग से और संस्कृत भाषा में संपन्न किए जाते थे, आयोजित किए जाते थे। राज्य के सभी जो कर्मचारी हैं उस समय जो हुआ करते थे उनको संस्कृत की प्राचीन पदवियां यानी उपाधियां दी जाती थी और इनमें से कुछ पदवियां और पदनाम न केवल थाईलैंड में बल्कि मलाया की मुस्लिम रियासतों में भी अभी तक चले आ रहे हैं। अर्थात जो मुस्लिम रियासतें हैं, मुस्लिम शासकीय स्थान हैं, वहाँ पर वही पदवियाँ अभी तक दी जाती हैं। इंडोनेशिया के इन स्थानों के प्राचीन साहित्य भारतीय पुराकथाओं और गाथाओं से भरे हुए हैं। इंडोनेशिया के कई स्थान जो हैं उन पर भी प्राचीन भारतीय संस्कृति का असर है। वहाँ की जो पौराणिक कथाएं हैं या जो कहानियाँ हैं वे आज भी भारतीय संस्कृति से ही ओतप्रोत हैं। जावा और बाली के मशहूर नृत्य भारत से लिए गए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अलग अलग देश हैं उन पर भी किस प्रकार से उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनकी राज की पदवियाँ, सब पर भारतीयता का असर है। जैसे जावा और बाली द्वीप जो हैं वहाँ के जो नृत्य हैं वे भी भारतीय ही हैं या भारत से ही लिए गए हैं या भारतीय संस्कृति और कला से प्रभावित हैं। बाली के छोटे से टापू ने अपनी भारतीय संस्कृति को अभी तक बहुत सीमा तक कायम रखा है, मतलब अब भी वहाँ पर भारतीय संस्कृति मौजूद है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी वहाँ चला आ रहा है। बाली जो द्वीप है वहाँ पर हिंदू बहुत लोग हैं और हिंदू धर्म भी वहाँ पे चल रहा है। फिलीपीन द्वीपों में लेखन कला भारत से ही गई है। जो फिलीपीन द्वीप है वहाँ पे लेखन कला भारत की ही देन है। कंबोडिया में वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई है और बहुत से संस्कृत शब्दों को थोड़े से हेर फेर के साथ ले लिया गया है।
दीवानी और फौजदारी के कानून भारत के प्राचीन स्मृतिकार मनु के कानूनों के आधार पर बनाए गए हैं और इन्हें बौद्ध प्रभाव के कारण कुछ परिवर्तनों के साथ संहिताबद्ध करके कंबोडिया की आधुनिक कानून व्यवस्था में ले लिया गया है। तो जो कंबोडिया है, वहाँ की जो वर्णमाला है वह भी दक्षिण भारत से ली है। बहुत से जो शब्द हैं वो भी संस्कृत शब्दों में ही थोड़ा सा फेरबदल करके, थोड़ी हेर फेर करके, थोड़ा घुमा फिरा के उन्हें ही ज्यों का त्यों ले लिया गया है। दीवानी और फौजदारी के जो कानून बनाए हैं वे भी भारत के जो प्राचीन स्मृतिकार रहे मनु, उन्हीं के कानूनों के आधार पर बनाए गए और इस पर बौद्ध प्रभाव भी दिखाई देता है। तो कंबोडिया की जो कानून व्यवस्था है वह भी भारत के द्वारा ही हम कह सकते हैं कि उसी से संबंधित या उसी से ली गई है। लेकिन भारतीय प्रभाव सबसे अधिक प्रकट रूप से प्राचीन भारतीय बस्तियों की भव्य कला और वास्तुकला में दिखाई पड़ता है। इस प्रभाव से अंगकोर और बोरोबुदुर की इमारतें और अद्भुत मंदिर तैयार हुए हैं। जावा में बोरोबुदुर में बुद्ध की जीवन कथा पत्थरों में उत्कीर्ण है। दूसरे स्थानों पर नक्काशी करके विष्णु, राम और कृष्ण की कथाएं अंकित की गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो बहुत सारे जो देश हैं भारत की सीमाओं से लगे, वहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अब जो यहाँ पे तस्वीर आपके सामने है, यह बोरोबुदुर की एक इमारत है जहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है और इसी प्रकार अन्य देशों में भी दूसरे स्थानों पर भी नक्काशी करके विष्णु, राम और कृष्ण की कथाएं अंकित की गई है। यहाँ पर बोरोबुदुर का जो मंदिर है बहुत ही विशाल मंदिर है। इसमें बुद्ध की पूरी जो जीवन कथा है वो पत्थरों पर अंकित की गई है, पत्थरों पर उत्कीर्ण की गई है। उसी प्रकार कई अन्य स्थानों पर विष्णु, राम और कृष्ण की कथाएं भी अंकित की गई हैं। अंगकोर वट के विशाल मंदिर के चारों तरफ विशाल खंडहरों का विस्तृत क्षेत्र है। उसमें बनावटी झीलें, पोखरे और नहरें हैं जिनके ऊपर पुल बने हैं और एक बहुत बड़ा फाटक है जिस पर एक वृत्ताकार सिर पत्थर में खुदा है। यह एक आकर्षक मुस्कुराता हुआ किंतु रहस्यमय कंबोडियाई देवतुल्य चेहरा है। इस चेहरे की मुस्कान अद्भुत रूप से मोहक और विचलित करने वाली है। यह देखिए मूर्ति जिसका वर्णन यहाँ पे मिल रहा है, अंगकोर वट जिस मंदिर के बारे में बात की गई है, यहाँ पर जो मूर्ति है वह क्या है, एक चेहरा है बहुत बड़ा सा वृत्ताकार जो कि पत्थर की खुदाई करके बनाया गया है। यह बहुत ही आकर्षक और मुस्कुराता हुआ रहस्यमयी देवतुल्य देव के समान चेहरा है। इस चेहरे की मुस्कान बहुत ही अद्भुत है और यह मन को मोह लेने वाली और विचलित कर देने वाली मुद्रा है। अंगकोर की प्रेरणा भारत से मिली पर उसका विकास ख्मेर प्रतिभा ने किया या कि दोनों के परस्पर मेल से यह अजूबा पैदा हुआ। कंबोडिया के जिस राजा ने इसे बनवाया उसका नाम जयवर्मन सप्तम था जो ठेठ भारतीय नाम है। तो यहाँ पे जो चेहरा दिखाया जा रहा है वो यह कंबोडिया के जो राजा हैं जयवर्मन है। जयवर्मन का यह जो नाम है यह बिल्कुल भारतीय नाम है, ठेठ भारतीय नाम है, जयवर्मन सप्तम। अंगकोर को जो प्रेरणा मिली वो भारत से मिली और वहाँ की जो प्रतिभा है, वहाँ की जो चीज़ें हैं, वहाँ पे जो प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जो बहुत बड़े बड़े विशाल इमारतें बनी हैं, वे सब भारत से ही प्रेरित हैं। भारतीय कला का भारतीय धर्म और दर्शन से इतना गहरा रिश्ता है कि जब तक किसी को उन आदर्शों की जानकारी न हो जिनसे भारतीय मानस शासित होता है, तब तक उसके लिए इसको पूरी तरह सराहना संभव नहीं है। भारतीय कला में हमेशा एक धार्मिक प्रेरणा होती है, एक पारदृष्टि होती है, कुछ वैसी ही जिसने संभवतः यूरोप के महान गिरजाघरों के निर्माताओं को प्रेरित किया था। तो भारतीय कला का भारतीय धर्म और दर्शन का इतना गहरा रिश्ता है, इतना गहरा प्रभाव है कि जब तक किसी को
उन आदर्शों की जानकारी न हो, उन उसूलों के बारे में न पता हो जिनसे भारतीय मानस शासित होता है, तब तक उसके लिए इसको पूरी तरह सराहना, उसकी प्रशंसा करना संभव नहीं हो सकता। भारतीय कला में हमेशा एक धार्मिक प्रेरणा अवश्य होती है, एक पारदृष्टि होती है, एक पारदर्शिता होती है, कुछ वैसी ही जिसने संभवतः यूरोप के जो महान गिरजाघर हैं उनके निर्माताओं को प्रेरित किया था। उनको प्रेरणा मिलती है भारतीय कला से, भारतीय धार्मिक प्रेरणा से उन्हें भी क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। सौंदर्य की कल्पना आत्मनिष्ठ रूप में की गई है, वस्तुनिष्ठ रूप में नहीं। वह आत्मा से संबंध रखने वाली चीज़ है, भले ही वह रूप या पदार्थ में भी आकर्षक आकार ग्रहण कर ले। यूनानियों ने सौंदर्य से निस्वार्थ भाव से प्रेम किया। उन्हें सौंदर्य में केवल आनंद ही नहीं मिलता था, वे उसमें सत्य के दर्शन भी करते थे। प्राचीन भारतीय भी सौंदर्य से प्रेम करते थे, पर वे हमेशा अपनी रचनाओं में कोई गहरा अर्थ भरने का प्रयत्न करते थे। तो सौंदर्य की कला जो है कि कल्पना जो है आत्मनिष्ठ रूप में नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठ रूप में, सौंदर्य की जो कल्पना आत्मनिष्ठ रूप में की गई है, न कि वस्तुनिष्ठ रूप में की गई है। वह आत्मा से संबंध रखने वाली चीज़ है। जो सौंदर्य है वह आत्मा से संबंधित है, भले ही वह रूप या पदार्थ में भी आकर्षक आकार ग्रहण कर ले। यूनानी जो हैं वे सौंदर्य से निस्वार्थ भाव से प्रेम किया करते थे। उन्हें सौंदर्य में केवल आनंद ही नहीं मिलता था, बल्कि वे सत्य के भी उसमें दर्शन करते थे। उनके हिसाब से सौंदर्य में ही सत्य के दर्शन होंगे। प्राचीन भारतीय भी सौंदर्य से प्रेम करते थे, पर वे हमेशा अपनी रचनाओं में कोई गहरा अर्थ भरने का प्रयत्न करते थे। कहीं न कहीं उनकी रचनाओं में सौंदर्य से व्याप्त एक गहरा अर्थ छुपा रहता था। भारतीय कविता और संगीत की तरह कला में भी कलाकार से यह उम्मीद की जाती थी कि वह प्रकृति की सभी मनोदशाओं से तादात्म्य स्थापित करे, ताकि वह प्रकृति और विश्व के साथ मनुष्य के मूलभूत सामंजस्य की अभिव्यक्ति कर सके। भारत की विशेषता उसकी मूर्ति कला और स्थापत्य में है, जिस तरह चीन और जापान की विशेषता उनकी चित्रकला में है। तो भारतीय कविता और संगीत के बारे में हम पहले देख चुके हैं। इसी की तरह जो दूसरी कलाएं थी उसमें भी कलाकार से यही अपेक्षा रहती थी कि वो प्रकृति की जो मनोदशा है, प्रकृति के माध्यम से, प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से अपनी कला का विस्तार करे, उसे उजागर करे, ताकि वह प्रकृति और विश्व के साथ मनुष्य के मूलभूत सामंजस्य की अभिव्यक्ति कर सके। मतलब प्रकृति, विश्व, मनुष्य या आपस में किस प्रकार से एक दूसरे से तालमेल बिठाकर चले, इस भाव की अभिव्यक्ति उसमें होनी चाहिए। भारत की विशेषता किसमें थी? मूर्ति कला और स्थापत्य में। और इसी प्रकार चीन और जापान की विशेषता किसमें थी? चित्रकला में। भारतीय संगीत जो यूरोपीय संगीत से बहुत भिन्न है, अपने ढंग से बहुत विकसित था। इस दृष्टि से भारत का बहुत विशिष्ट स्थान है और संगीत के क्षेत्र में चीन और सुदूर पूर्व के अलावा उसने एशियाई संगीत को बहुत दूर तक प्रभावित किया था। तो भारतीय संगीत जो है, प्राचीन संगीत जो यूरोपीय संगीत से अलग है, भिन्न है, अपने ढंग से बहुत विकसित था। जो भारतीय संगीत था वो अपने आप में पूरी तरह से विकसित था और इसी के कारण भारत का संगीत में एक विशिष्ट स्थान था, एक अनूठा सबसे उच्चतम स्थान था। और संगीत के क्षेत्र में चीन और सुदूर पूर्व के अलावा एशियाई संगीत को भी भारतीय संगीत ने प्रभावित किया, उस पर अपना असर छोड़ा। एशिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी कला के विकास पर गढ़ी हुई मूर्तियों के विरुद्ध धार्मिक पूर्वाग्रह का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वेद मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे और बौद्ध धर्म में भी अपेक्षाकृत बाद के समय में ही बुद्ध की मूर्तियां चित्र बनाए जा सके। मथुरा के संग्रहालय में बोधिसत्व की एक विशाल, शक्तिशाली और प्रभावशाली पाषाण प्रतिमा है।
इसका निर्माण ईसवी सन के आरंभ के आसपास कुषाण युग में हुआ था। तो एशिया के जो अन्य देश थे उनकी तरह ही भारत में भी कला के विकास पर गढ़ी हुई मूर्तियों के विरुद्ध धार्मिक पूर्वाग्रह का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। पहले जो वेद ग्रंथ हुआ करते थे उनमें मूर्ति पूजा को महत्व नहीं दिया जाता था। निराकार ब्रह्म की उपासना, सत्य की उपासना की जाती थी, उस पर जोर दिया जाता था। तो जो वेद थे वो मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, विरोधी थे। और बौद्ध धर्म में भी पहले मूर्ति पूजा का महत्व नहीं था। बुद्ध की जो प्रतिमाएं और जो चित्र हमें बाद में देखने को मिले, ये बने भी बहुत बाद में बनाए जा सके। मथुरा के संग्रहालय में जो बोधिसत्व की एक विशाल और शक्तिशाली प्रभावशाली जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वह पत्थरों की बनी है। और इसका निर्माण कब हुआ था, यह कब बनाई गई थी? ईसवी सन के आरंभ के आसपास, यानी कुषाण युग में इसका निर्माण हुआ था। तो इस प्रकार हमने यह भाग भी पढ़ा है इसका, और अगला भाग हम अगले कालांश में पढ़ेंगे।